अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए कल बहुत अच्छा दिन रहा। पाकिस्तान को एक और सिल्वर मेडल और फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता और आज भी पाकिस्तान ने एक और मेडल कंफर्म कर लिया। तो जनाब, अब पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम में जारी है 2022, उसमें पाकिस्तान के छठा मेडल कंफर्म हो गया है और मोहम्मद शरीफ ताहिर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली हमारे दो रेसलर तैयब और एक दूसरे रेसलर जो है वो अपना सेमीफाइनल की जो है ना वो एक फाइट हार गए, लेकिन स्टिल उनके ब्रॉन्ज मेडल का चांस मौजूद रहेगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शजर अब्बास आज रात पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे 200 मीटर रेस के फाइनल में और ये बहुत बड़ा मोमेंट होगा क्योंकि 30 साल बाद तो किसी पाकिस्तानी ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था। तो सोचिए उनका फाइनल में क्वालिफाई करना कितना बड़ा एजाज़ है। तो माशाल्लाह हम ये कह सकते हैं कि आखिर में पाकिस्तान के पास मेडल पहुंच गए। और फिर अरशद नदीम भी कल जो है वो रात 11:40 पर हमारे जो मेडल होप है उनकी एक ज़बरदस्त किस्म की जैवलिन थ्रो का मुकाबला कल रात होगा। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है। देखते हैं कि शरीफ ताहिर हमारे बाकी रेसलर्स आखिरी फाइट में क्या कर पाते हैं। और शजर अब्बास हमारे इस गेम्स के शायद सबसे बड़े हीरो, जिन्होंने एक ऐसे गेम के अंदर पाकिस्तान की उम्मीदें बुलंद की हैं जहां इससे पहले बहुत कम हमारे पास टाइटल या मुकाबले में शिरकत हम कर पाए थे। हम कोशिश करेंगे कि जो एथलीट हमारे जीते थे इनाम बट जिनको सिल्वर मेडल मिला, इसी तरह जमान अनवर हैं, इनको लाइन पर लें, इनसे बात करें। इसी तरह पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनाब आरिफ हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात कराएंगे। और हमारे साथ पुराने में मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक, उनसे आज के और कल के मैचेस से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, मुतमईन हैं आप जो 6 मेडल्स अब तक कन्फर्म हुए हैं, चूँकि रेसलर्स ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की लाज रखी और 26 में से 21 गोल्ड मेडल हमारे जो है वो हमेशा हिस्ट्री के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के रेसलर्स के ही नाम रहे हैं। बहुत सारे और सवालात भी हैं जो आपसे पूछने, लेकिन पहले बताइएगा कारकर्दगी के हवाले से, क्योंकि भारत बहुत सारे मेडल जीतने में कामयाब रहा, लेकिन चलिए 6 मेडल्स भी कोई बहुत बुरी कारकर्दगी नहीं है शायद। नहीं, आई थिंक कि आपने जैसे कहा कि आई थिंक ये खिलाड़ियों ने और फेडरेशन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे रेसलिंग है, 6 इनके एथलीट्स हैं जिनमें से 5 ने मेडल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ये बहुत अच्छी है। अभी आपने जैसे खुद बताया कि जी अभी एथलेटिक्स में उन्हें फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुआ है शजर अब्बास, फिर उसके बाद अरशद नदीम की वहाँ पे है और आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है और ये और बेहतर हो सकती है अगर हम अभी भी समझ आ जाए हमें और हम सीख लें और इनको खिलाड़ियों को जो सपोर्ट चाहिए होती है वो इनको मिले। तो आप देखिएगा ये इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, किसी से कम नहीं है ये। जनरल साहब, यकीनी तौर पर आपने जो बात की जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उनमें से ऑब्वियसली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ आपके इशारा यकीनी तौर पर है। ये क्या वजह है सर कि यकीनी तौर पर हम डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड करना आसिफ जमान को भी बाद में प्रोग्राम में लेने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं, लेकिन सर आप क्या कहते हैं वो जो कोऑर्डिनेशन है पीओए की, पीएसबी की, अनफॉर्चुनेटली कुछ सड़ जंग चलती रही एक ज़माने में, इसका खिलाड़ियों को नुकसान होता है सर? ये देखिए लेकिन हर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जो होता है ना एज अ सब्जेक्ट आजकल बड़ा साइंटिफिक ये सारा सिस्टम हो गया और हर इदारे, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर स्टेक होल्डर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें बड़ी क्लियर कट डिफाइंड है और क्या करना चाहिए। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह करे, पूरी सपोर्ट दे, तो फिर आपका खिलाड़ी परफॉर्म करता है। जब खिलाड़ी नहीं परफॉर्म करता तो सारी दुनिया कहती है जी खिलाड़ी कमजोर है, फलाना कमजोर है। नहीं, सिस्टम कमजोर है। सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, हमारा खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग होगा। सर, यकीनी तौर पर आपने जो बात की, कैंप्स हमारे बहुत देर से लगते हैं। अरशद नदीम को भी सिर्फ एक इवेंट मिला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से पहले। इसी तरह ये अच्छी बात है कि तरह उन्हें एक स्कॉलरशिप पे ट्रेनिंग मिली, लेकिन अगर हम बात करते हैं दीगर एथलीट्स की, चाहे वो शजर हो या इसी तरह हमारे रेसलर्स हों, जनरल साहब नहीं मिल पाती इनको वो ट्रेनिंग पूरा साल जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से इनकी इन्हेंसमेंट हो परफॉर्मेंस की, इनकी ट्रेनिंग होती रहे। इसका जिम्मेदार कौन है और हम क्यों नहीं सीख पा रहे? लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ओलंपिक्स में भी आरिफ साहब आप मानेंगे इस चीज़ को, और अब कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी अब डिजिटल मीडिया का दौर है, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पे इन खिलाड़ियों को बड़ी रिकग्निशन मिली है। क्या समझते हैं ये बड़ा राइट टाइम है कि जैसे आपने खुद वर्ड यूज़ किया कि हम सीख लें, समझ लें, इन लड़कों पर, इन रेसलर्स पर, शजर अब्बास पर, तलहा तालिब अल्लाह करे डोपिंग वाले मामले से निकल आए, इनाम बट हैं, इसी तरह आपके पास अरशद नदीम हैं, माहूर शहदाद हैं, इनको अगर फैसिलिटीज़ मिल जाएँ तो ये ऑलरेडी चैलेंज कर रहे हैं या हमारे रेसलर जीत रहे हैं, तो इससे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि बहुत बेहतर हो सकता है। मैं फिर वापस उसी चीज़ पे आऊँगा थोड़ा सा कि जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट है उसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं 9 पिलर्स ऑफ सक्सेस। 9 पिलर्स में सबसे पहले फाइनेंसिंग आती है और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ जाता है कि जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मिले, ट्रेन करें, और उससे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है कॉम्पिटिशन, जो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ज़्यादा इस वजह से क्योंकि जाके उनको वो एक्सपीरियंस मिले, वहाँ पे वो देखें, सीखें और फिर वापस आके जो जो उनकी कमजोरियां हैं उनको रिमूव करें। तो उनको कमजोरियों को रिमूव कौन करेगा और इम्प्रूव कौन कराएगा? वो है आपका स्टेट ऑफ द आर्ट, टॉप ऑफ द लाइन आपके पास कोचेज होने चाहिए क्योंकि वो चीज़ें ऑब्जर्व करें और फिर उनको ठीक करें। तो ये सारा एक पूरा सिस्टम डेवलप हो के किसी के ऊपर अभी तक हम, क्योंकि ये सिस्टम सही समझा नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इनके ऊपर गौर किया जाए और इस लाइंस के ऊपर डेवलप करें। किसी का नहीं है, ना पीए का क्रेडिट होगा ना पीएसपी का क्रेडिट होगा, क्रेडिट जाएगा खिलाड़ी का। तो अगर हम खिलाड़ी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और ये जो हम पिलर्स ऑफ सक्सेसेस जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अडॉप्ट किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, इनको कोचेस मिले, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मिले वगैरह वगैरह, फिर जाके आपका एक सिस्टम चलेगा और आपको ऑटोमेटिकली खिलाड़ी हुए। वरना अभी ये होगा कि कोई खिलाड़ी बेचारा अपने जोर पे आ जाता है। अभी आप ये देखें रेसलर्स जो हैं, अगर आप इनका बैकग्राउंड चेक करें, बेचारे खुद लड़ते रहे हैं, खुद आए हैं, सारा कुछ अपना खुद ही इनने किया है। फेडरेशन ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट। अच्छा आरिफ साहब, ये जो हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मैं तो इस चीज को समझता हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हो या दुनिया की कोई नेशनल ओलंपिक कमेटी, वो आईओसी की एक रिप्रेजेंटेटिव होती है। आपके जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, कितना फंड मिलता है सर इनको और कितना फंड इन्होंने लगाया होगा? मैं कोशिश करूंगा डीजी साहब को आज नहीं तो जब फ़ोन करके उनसे भी मालूम करें, उनका मौक़िफ़ भी लें, शायद उनके पास इसका बेहतर जवाब हो। लेकिन आपको लगता है कि जितना फंड मिलता है वो काफ़ी है, गवर्नमेंट को भी बढ़ाना चाहिए? और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या उन फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है? देखिए जी, चक्कर ये है कि आपको जो फंडिंग होती है ना, इसकी बजटिंग अगेन फॉर स्पोर्ट्स इज बिकम अ वेरी साइंटिफिक थिंग कि जो डिमांड हैं और जो आपको मिलता है, तो इसमें आपको प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है करनी है। आपने देखना है कि किस चीज़ पे कितना प्रायोरिटाइज करें और ये भी देखना है, जैसे आपने खुद कहा कि जो मिल रहा है पैसा, क्या वो सही जगह पे लग रहा है या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतने उसको खा रहे हैं कि खिलाड़ी के लिए पैसा ही नहीं है। दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू। और आपकी जब बात होती है डीजी साहब से, आप ये ज़रूर उनसे पूछें कि कितना परसेंटेज खिलाड़ी पे लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कितना लगता है, वगैरह वगैरह। और मैं ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको देख के एनालाइज करके फिर स्ट्रीमलाइन करें और बेहतर कर दे सिस्टम। अच्छा इमरान, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सवाल करना चाह रहे हैं कि उससे पहले एक सवाल है सर, जो मैंने ना पूछा ना, तो लोगों ने कहना है भाई ये इंटरव्यू प्लान्ड हो गया था, तो मैं सवाल जरूर पूछूंगा। लोग कहते हैं भाई आरिफ असद साहब बड़े तवील अरसे से जो है ना वो एसोसिएशन के सदर हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के, और अब क्या चेंज नहीं हो जाना चाहिए? आरिफ साहब आपका मौक़िफ़ मैं देना चाहूँगा। इस पीपल डिमांड एक लोगों की एक सोच है, गो के मैं ये समझता हूं, जो मेरा फ़र्ज़ है बतौर जर्नलिस्ट लोगों को बताना कि ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसका बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता प्लानिंग से, विजन से। लेकिन चूंकि लोगों के ज़हन में ये एक परसेप्शन है, तो मैं आपका सवाल करके आपका मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है कि जी हम वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में ने मेन हमें टास्क दिया है टू बोर्ड ओलंपियज्म। जहाँ तक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का ताल्लुक है, हम हाजिर हैं एज फार एज एडवाइजर्स आर कंसर्न एंड एज फार एज असिस्टेंस इज कंसर्न। अभी आप देखें, हमने आपके खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, आईओसी से, हमने इनको स्कॉलरशिप्स दिलवाई हैं जो कि विल गो अ लॉन्ग वे इन द डेवलपमेंट। तो हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं। बट जहाँ पे विद इन द कंट्री, जहाँ पे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का ताल्लुक है, खिलाड़ियों की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी दुनिया के किसी को गेम्स के सिस्टम में देख लें, द गवर्नमेंट्स आर फुली इन्वॉल्व्ड इन इट एंड दिस इज द गवर्नमेंट, क्योंकि ये सारा क्रेडिट जो जाता है और जो आपका झंडा ऊपर होता है, इससे गवर्नमेंट को फायदा होता है। तो द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री। अच्छा सैयद आरिफ हसन साहब, आपने जिक्र किया लूप होल्स का, बहुत सारी चीज़ें आपने जो है वो उजागर की, हाईलाइट किया। क्या समझते हैं ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि अगले ओलंपिक से पहले या अगले कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले ये जो आप बातें बता रहे हैं ये दोबारा रिपीट ना हो, इन पर हम जो है वो काबू पालें और हमारे एथलीट्स जो हैं वो दोबारा से इन परेशानियों का शिकार ना हो जो कि अब है? और इमरान जो बात कर रहे हैं, इमरान चूँकि ओलंपिक एसोसिएशन और ओलंपिक दोनों साथ आते हैं, तो सर लोग तो ये कहते हैं अरे सर जब से सदर बने हमें मेडल कोई नहीं मिला, तो ये अभी आपके ऊपर जा रहा है सर?
वो बिल्कुल कि जी आर्य साहब का काम ही नहीं है मेडल लेके आना। जिस मेडल के लिए जो तैयारी करानी होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट बोर्ड एंड हम एडवाइजरी कैपेसिटी में अवेलेबल हैं। जो असिस्टेंस चाहिए उनको हमसे हम वो देने के लिए हाजिर हैं। मगर प्रॉब्लम यही होता है कि क्योंकि लोग समझते नहीं है कि किसकी जवाबदारी है, तो इसीलिए इसी तरह निजाम चलता रहा है। मैंने बड़ी कोशिश की है मैं लोगों को समझा दूं, लेकिन चूंकि ओलंपिक एसोसिएशन ओलंपिक का नाम साथ आता है तो सर अब आपको ये तो फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन आखिर में आता है तो समझते हैं कि ओलंपिक की जी आर्य साहब क्विकली आखिर में, चूंकि पॉजिटिव 6 मेडल्स हैं, एक आखिरी पॉजिटिव सवाल कर जो मेरे ध्यान में है वो ये कि हमें साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी करनी अगले साल। सर क्या वो ऑन ट्रैक है? उसके ऊपर कोई खास डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही हमें? नहीं जी, बिल्कुल ऑन ट्रैक नहीं है, बल्कि हमें तो ट्रैक भी अभी नहीं नजर आ रहा है। माय गॉड, मतलब कि हमें मेजबानी मिली हुई है और आप ओलंपिक एसोसिएशन के सदर, मतलब आप क्या कह रहे हैं? आपके लिए कोई आप खुद नहीं कर पा रहे हैं या हुकूमत नहीं कर पा रही, स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं कर पा रहा, कौन नहीं कर पा रहा? सर देखें अभी वो तो इत्तेफाक से अभी तक डिले होता जा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस अदर थिंग्स। बट अभी तकरीबन मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल 2004 में ये प्रॉपर्ली जाके शेड्यूल हो सकेंगी। अगर ये पहले शेड्यूल होती, अभी आप ये देखें कि जो वेन्यू सेलेक्ट किए हैं ना वहाँ पे कोई इक्विपमेंट आया है ना वहाँ पे कोई है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्योंकि आपकी ये होम गेम्स है तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहले हमारी हमेशा होम गेम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। लास्ट एफ गेम्स जो थी जो हमने खुद कराई थी जी उसमें हमारे 42। और सर खासतौर पर आरिफ साहब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो मोमेंटम बना है हमारे जो ओलंपिक में अरशद तलहा माहूर की परफॉर्मेंस, यहाँ पर रेसलर्स की, शजर की, इसी तरह अरशद नदीम अगेन, तो आई थिंक ये तो बड़ा अच्छा मौका है सर कि अगर हमें अब मुस्तकबिल करीब में हमारे मुल्क में गेम्स हो जाएं तो हम तो बड़ा फायदा उठा सकते हैं। हम इसको बहुत फायदा उठा सकते हैं और इसी के ऊपर हम बिल्डअप कर सकते हैं। मगर बिल्डअप करने में आप लोग हमारा बड़ा हेल्प कर सकते हैं कि आप लोग ये खिलाड़ियों को प्रोजेक्ट करें, इनकी हौसला अफजाई करें, बजाय इसके कि सबको लोग कई ऐसे होते हैं कि इनको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। इनकी कोई वो नहीं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसको हाईलाइट करें, इनको हीरोज बनाएंगे तो लोग इनको फॉलो करेंगे। बिल्कुल सर, आपके इंटरव्यू के बाद ही हमने जो है ना 2 इंटरव्यूज रखे हुए हैं। बस एक गुजारिश है, चाहे इसको एक फनी तौर पे भी आप ले सकते हैं कि तरह को सिमे भी दिला दे, क्योंकि हम उससे डायरेक्ट रब्ता कर नहीं पा रहे, इंटरनेट के इशूज है, वरना कल भी नूर दस्तगीर बट हमारे साथ होते। लेकिन जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जैसा आपने कहा कि परफॉर्मेंस बेहतर हुई है और हो सकती है, लेकिन लगता ही है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, गवर्नमेंट को और ओलंपिक को बहुत कुछ करना पड़ेगा। साउथ एशियन गेम्स अगले साल पाकिस्तान में शेड्यूल है, उनकी तैयारी का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन नूर दस्तगीर बट और जनाब बट और बाकी जो एथलीट हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो जनाब प्रोग्राम में अब जिस शख्सियत को मैं शामिल कर रहा हूँ, मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। हमारे हीरो हैं, 2 मरतबा हमें कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जितवाया, कल भी गोल्ड मेडल की फाइट में बड़ा अच्छा मुकाबला किया पूरे मैचेस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। बट स्टिल इनाम बट इज़ आवर हीरो। इनाम बट हमारे वो सबसे बड़े एथलीट हैं जिन्होंने गुज़श्ता 10 साल में हमें ओलंपिक्स और जो IOC के इवेंट्स होते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, बीच रेसलिंग हो, हमारा झंडा हमेशा सर बुलंद किया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बर्मिंघम से ज्वाइन करें। इनाम बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले सर वेल प्लेड, आपका फिर शुक्रिया। तमाम रेसलर्स का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने फिर पाकिस्तान की लाज रखी, हमें मेडल जितवाए, और साथ ही मैं हार्ड लक कहूँगा कि आप इस मरतबा गोल्ड नहीं जीत सके, बट स्टिल वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि मैं अपने मुल्क को मैंने रिप्रेजेंट किया, अपने मुल्क का झंडा उठाया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 फाइटें विन की और पाकिस्तान को सिल्वर मेडल दिलाया। तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। इस वक्त भी माशाल्लाह हमारे खिलाड़ी एक फाइनल में है, 2 ब्रॉन्ज मेडल की फाइट खेल रहे हैं। कल भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आप सहूलियात की बहुत बात हो रही है, लेकिन पहले मैं आपकी कल की फाइट की बात करूं। इंडिया से आप मुकाबला कर रहे थे और यकीनी तौर पर हम एक और गोल्ड मेडल आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ना भाई समझते हैं क्या वजह हुई? वो बहुत अच्छा खेले, बड़े यंग हैं, बड़े राइजिंग स्टार हैं वहाँ के। मुझे लगता है जिस तरह आज से 10 साल पहले आपने भारत में जाके मेडल जीता था जब आप अपनी यंग एज में थे, वो बड़े टैलेंटेड लगे। तो आप समझते हैं अच्छा खेला, उनके खेल को सराहना पड़ेगा, और कभी कभी ओपोनेंट आपसे बेहतर खेल जाता है, ऐसा ही हुआ? देखें बहुत ही अच्छा रेसलर है दीपक। अगर थोड़ा सा उसके बारे पता हो हमें, तो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, कैडेट वर्ल्ड चैंपियन है और ओलंपिक में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसकी, और वो ओलंपिक 5th पोजीशन पर आया है।
तो नो डाउट वो पिछले 3-4 साल से बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, और उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि वो कंटिन्यूसली जो ट्रेनिंग है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ वो ट्रेनिंग करता है, और तकरीबन 40 से 50 वो मुकाबले पिछले 2 से 3 साल में खेल चुका है। तो इस वजह से बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इवेंट बहुत अच्छा जा रहा था, 3 फाइटें मैंने विन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल के बिल्कुल लास्ट पर मेरा घुटना थोड़ा ट्विस्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कुछ टेक्निक्स जो है वो मेरी नहीं हो पा रही थी फाइनल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना हो सका उतना किया, पाकिस्तान को सिल्वर दिलाया, लेकिन दीपक बहुत अच्छा खेला। जी इमरान हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर आपसे सवाल करना चाहेंगे। अच्छा इनाम, हम देख रहे थे फाइनल में आप ज़ाहिर इंजरी का शिकार थे, कुछ आप रेफरी को भी बार बार कुछ कह रहे थे, वो क्या माजरा था? क्या वो पुनिया जो है वो आपकी इंजरी को बार बार हिट कर रहे थे, क्या ऐसा कोई सीन था? हम वहां पर कुश्ती कर रहे थे, तो हम दोनों एक जगह पर बाहर गए थे और उसका पाँव बाहर लगा था, तो मैं उसको कह रहा था कि उसका पाँव लगा, और उसका काम था वहां पर कुश्ती को रोकता और दोबारा अंदर करके स्टार्ट करता। तो मैंने रेफरी को उसके पाँव के बारे में बताया भी, लेकिन उसने कुश्ती नहीं रोकी, और इसी दौरान मैं रेफरी से बात कर रहा था तो दीपक ने दोबारा मतलब मेरी बात करने के दौरान ही अटैक कर दिया, और उल्टा उसको एक और पॉइंट दे दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि अगर वहां पर मुझे पॉइंट मिल जाता या वहां पर वो एक पॉइंट ना होता तो मैच का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर मैं समझता हूँ बैड लक होगी। अच्छा इनाम, यकीनी तौर पर जो फैसिलिटीज़ हैं हमारी वो बिल्कुल मुकाबला ही नहीं है। जो भारत जिस तरह की ट्रेनिंग करवा रहा है, जितना पैसा उनको दिया जा रहा है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट से 75 लाख रुपए एक मेडल का दे देती है, उनकी फिर गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी जो एसोसिएशन हैं, फिर वहाँ जो पैसा आ गया है, वहाँ जो एक कमर्शलिज्म आ गया है, और उसके बावजूद भी आप लोगों को बहुत सराहना पड़ेगा इनाम भाई, आपको, इनायत को, इसी तरह जितने हमारे रेसलर्स हैं, जमान को, इसी तरह शजर को। गर्ज ये कि मुझे लगता है कि जो पौधा आपने 10 साल पहले लगा के हमें एक उम्मीद दिलाई थी कि हम इस लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं, आपकी देखा देखी बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए। गुजरांवाला हमारा मरकज़ बन गया है मेडल्स का, वो कितना टैलेंट है वहाँ पर, लेकिन अगेन रोना वही है इनाम भाई के जो फैसिलिटीज़ हैं, वो जो ट्रेनिंग्स हैं, आपने इतने ख़त लिखे, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि आपको शायद ज़्यादा ट्रेनिंग का मौका मिलता, क्या आप अपनी ट्रेनिंग से मुतमईन थे कि आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिली थी? देखिए गफार भाई, ट्रेनिंग की सहूलियात की बात उस वक्त की जाती है जब हम सबसे पहले देखें कि हमने किस इवेंट के लिए पार्टिसिपेट करना है, किस इवेंट को हमने खेलना है। तो जब हम कॉमनवेल्थ की बात करते हैं और हम अपने सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कंपेटिटर कौन है और वो किस लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए जिन अदारों ने हमें सपोर्ट किया, एनओसी पाकिस्तान, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें आईओसी से ग्रांट लेके दी, जिससे बहुत ज्यादा है। कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारा 5-6 माह का कैंप लगाया हुआ था पाकिस्तान में, जहां पर हम पाकिस्तान के पहलवानों से ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन जो हमारे तमाम कंपेटिटर हैं, खास तौर पर अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, तो वो तो तमाम के तमाम खिलाड़ी जो है मुकम्मल आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर मैं दीपक की बात करता हूं तो वो उसकी मेडल सेरेमनी में मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहा था कि मैं 6 माह का कैंप मिशिगन में यूएसए में करके आया हूँ, और इवेंट खेलने के बाद डायरेक्ट मैं दोबारा उधर जा रहा हूँ और अपने बाकी इवेंट्स की तैयारी करूंगा। तो ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए मैंने पिछले 4 माह से बहुत ज्यादा कोशिश की, हर प्लेटफॉर्म पर बात की, खत भी लिखे, फेडरेशन से भी लिखवाए, और जो हम कर सकते थे हमने किया। लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल ट्रेनिंग की जरूर हमें कमी महसूस हुई। और आज भी आप देखें कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं किस तरह से वो लड़ रहे हैं। 6 रेसलर जाते हैं तो 6 के 6 इस वक्त मेडल्स में है, 2 ने सिल्वर जीत लिया, एक आज भी हमारे खिलाड़ी जो है वो मेडल पोजीशन पर है इंशाल्लाह। तो अगर यही जो सहूलियात हमें पाकिस्तान में दी जा रही थी, अगर सहूलियात को थोड़ा सा बढ़ाया जाता और हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाती, तो डेफिनेटली मेडल्स के कलर भी दूसरे होते, मेडल्स में गोल्ड भी शामिल होते और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती। अच्छा इनाम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब भी अभी हम देख रहे हैं दुनिया के जो दीगर रेसलर्स हैं उनके सामने पाकिस्तानी रेसलर तो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंडियन रेसलर के आगे क्यों टक्कर का मुकाबला भी होता है, शिकस्त भी होती है। तो क्या समझते हैं, आपकी कोई उनसे बातचीत होती है कि वो किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ हैं, आपने उनसे जानने की कोशिश की ताकि वो हमारे रेसलर्स पर भी अप्लाई की जा सके? और ऑफ द फील्ड तो हम देखते हैं कि आप लोग लड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं, ऑफ द फील्ड आपके कैसे ताल्लुकात हैं? जिस तरह क्रिकेटर्स के बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो ऑफ द फील्ड आपके भारतीय रेसलर्स से इमरान ये पूछे इनाम के यकीन तौर पर वहाँ तो लड़ाई हो रही होती है, बाहर तो नहीं हो रही होती ना? देखिए जब हम अपने वार्म अप एरिया में होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ बहुत पोलाइट होते हैं,
पर बल्कि जब दूसरे कंट्रीज के साथ हमारा मुकाबला आता है तो हम एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं कि यार ये खिलाड़ी ये वाली टेक्निक करता है तो आप ध्यान से, और वो हमें गाइड कर रहे होते हैं। तो जो ग्राउंड से पीछे की जो रियलिटी है वो ये है कि बहुत फ्रेंडली माहौल होता है हमारा, एक दूसरे को हम मुबारकबाद देते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से हम बात करते हैं। जी। तो जब कंपटीशन होता है फिर कंपटीशन का तो एक अपना एक जोश और जज्बा होता है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी एफर्ट करते हैं। तो जहां तक बात रही फैसिलिटीज की, तो देखिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ हमने करना ये है कि जो पाकिस्तान के टॉप एथलीट हैं, आप देख लें रेसलिंग में आपको कैपेसिटी नजर आ गई, आपको नजर आया बैडमिंटन में हमारे पास महूर है, आपको नजर आ रहा है कि एथलेटिक में हमारे पास शजर है, आपको नजर आ रहा है कि नू 10 की वेट लिफ्टिंग में है। आपने इन 10 से 15 खिलाड़ियों को जो पाकिस्तान के टॉप एथलीट हैं, जो पाकिस्तान के मेडल्स लेने वाले खिलाड़ियां, आपने इनको उठाना है। और इंटरनेशनल जिस मुल्क की गेम सबसे अच्छी है, अगर रेसलिंग में रशिया और यूएसए और ईरान बहुत अच्छा है तो इनको यहाँ पर भेजने की जरूरत है। अगर एथलेटिक में जमैका बहुत अच्छा है तो इन खिलाड़ियों को जमैका भेजने की जरूरत है। इस तरह से यही सारी दुनिया कर रही है, यही मैं बार बार मैं रिक्वेस्ट भी यही करता हूँ। अब इंडिया के अगर रेसलर्स की बात करते हैं तो वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट इस चीज पे करते हैं कि यार आप घर से आते हो, आप पाकिस्तान में छोटे रेसलर के साथ ट्रेनिंग करके आते हो, तो फिर भी आप हमारे साथ कम्पीट करते हो। तो वो तमाम के तमाम खिलाड़ी, अगर आप पिछले 2 साल की बात कर लें जी। तो पिछले 2 साल में उनके तमाम खिलाड़ी आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सिर्फ एक इवेंट की बात नहीं होती। सर हमारे खिलाड़ी फिर बाहर क्यों नहीं जाते, इनको क्यों फंड नहीं मिलते, और ये कौन रुकावट बना हुआ है इसमें? देखिए फंड देना तो हमारी गवर्नमेंट का काम है, सिर्फ मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में कैंप लगाने से हमारा काम नहीं बन सकता। जब तक इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक इनाम से अच्छे लड़कों के साथ जाके प्रैक्टिस नहीं करेगा, जी। तो कैसे आप निखार पैदा करेंगे? सर आखिर में वक्त की कमी है ना भाई, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है जिसमें नौकरी का होना, आपका ज़हनी तौर पे सुकून होगा ना, पैसा होगा, एक फ्यूचर सिक्योर होगा, तो फिर आप ज्यादा फोकस करते हैं। सो हमारे जो रेसलर हैं ना, आप तो सबसे सीनियर हैं, आपको देखा देखी बहुत सारे आए जमान, तैयब, इसी तरह असद हैं, इसी तरह ऑब्वियसली इनायतुल्लाह हैं। क्या फैसिलिटीज़ हैं इन लड़कों के पास, इन पहलवानों के पास? और इनायत का ताल्लुक तो आई थिंक पेशावर से है, वो तो एक दूसरी जगह से भी है, गुजरावाला के अलावा भी हमारे पास टैलेंट आ रहा है। लेकिन आप बताइए, उनको रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली, जॉब के हवाले से, उनकी जो घर चलाने हैं? ये इतना आसान नहीं रहा इस मुल्क में, महंगाई पहले ही बहुत हो गई है। गफार भाई देखें, सबसे जो जरूरी चीज है ना, कोई अमीर का बच्चा पहलवानी नहीं करता, कोई अमीर का बच्चा दूसरी गेमें नहीं खेलता, हमेशा गरीब का बच्चा जो बिल्कुल मतलब निचले घराने से आता है वो एफर्ट करता है, वो इतनी जान लगाता है। तो उसकी सबसे पहले जरूरत ये होती है कि उसको जॉब मिलनी चाहिए, उसको डिपार्टमेंट्स में नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली पिछले तकरीबन 1 साल से डिपार्टमेंट्स जो है, और 3 साल से डिपार्टमेंट की नौकरी बिल्कुल बंद है। बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी आए जो खेलों में जिनको जॉब नहीं मिल सकी, और वो बेचारे आज रेडियां लगाने पे मजबूर है। तो इस तरह अगर खिलाड़ियों को सबसे पहले सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उनकी जॉब नहीं होगी, उनका घर नहीं चलेगा, किस तरह कोई गेम करेगा? और उसके बाद जो बच्चे कुछ फिर भी लगे रहते हैं अपनी मदद के तहत, या छोटा थोड़ा बहुत कैंप लग जाता है, उस वजह से जो खिलाड़ी बचते भी हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है कि फिर उनको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाया जाए। तो अगर इधर पाकिस्तान में ही या अपने गुजरावाला में ही लड़के ट्रेनिंग करेंगे तो फिर तो ये रिजल्ट भी आ जाए तो आपको बहुत बड़ा शुक्र मनाना चाहिए। आखिर में एक सवाल आपसे नाम कि ये जो आप खुद हैं या आपके साथ जो बाकी 6 रेसलर आए हुए थे और आप 5 मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं, मुझे बता दीजिएगा, आपके इल्म में तो ज़रूर होगा चूँकि आप इनसे सीनियर हैं, इनके साथ वक्त गुजारते हैं, इनमें से किसके पास नौकरी है, मसाइल क्या हैं, क्या डिपार्टमेंट जब बंद हुए हैं तो उसके बाद गुजर बसर कैसे हो रहा है? इस पहलवानी में तो यकीन तौर पर जितना वेट लिफ्टिंग में आप खाएंगे, जितना खुश आप खुराक होंगे, जितना अच्छा डाइट होगा, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, जितना आप मेंटल पीस होगा, उतनी तगड़ी आप फाइट करेंगे। क्या ये सब मुयस्सर है? देखिए, अगर ये सब कुछ मैसर हो तो फिर हमारे गले में गोल्ड हो, फिर पाकिस्तान के कॉन्टिनेंट में बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट नजर आए आपको। ये जो इक्का दुक्का खिलाड़ी नजर आते हैं, उसकी रीजन यही है कि चंद एक खिलाड़ी हैं जिनके पास जॉब है। क्योंकि अभी आप ये देखें कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को खत्म किया जा रहा है, डिपार्टमेंट्स को खत्म किया जा रहा है। जब डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगी, तो कोई भी डिपार्टमेंट क्यों किसी को जॉब देगा, कोई भी डिपार्टमेंट क्यों किसी को सैलरी देगा? जब खिलाड़ियों को सैलरी नहीं मिलेगी, जब वो अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, जब इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा पाएंगे, तो कैसे सारा सिस्टम चलेगा?
जरूरी है कि सबसे पहले कोई भी खिलाड़ी हो, उसको जॉब हो, उसका रोजगार सिक्योर किया जाए। उसके बाद जरूरी है कि जब उसके पास इंटरनेशनल लेवल का पोटेंशियल नजर आए उसमें, तो उसको फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए ताकि वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। अभी भी देखें, बात ज्यादा दूर नहीं निकली। अगर आज भी हम इस चीज को जहन में बना लें कि हमने ओलंपिक को टारगेट करना है, जो कि तकरीबन 1.5 साल बाद है, तो ये जो 10-12 खिलाड़ी आपको नजर आ रही हैं, ये 7-8 खिलाड़ी जिन्होंने मेडल लिए हैं, या 3-4-5 ऐसे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है। तो आज ही इन 10 से 15 खिलाड़ियों को टारगेट किया जाए, इनको इंटरनेशनल फैसिलिटीज दी जाए, इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए, तो हम दोबारा जब शो करेंगे तो हम ओलंपिक में मेडल लेके शो करेंगे। नहीं तो फिर यही जो आज जिस तरह बात हो रही है, अगले किसी इवेंट में भी ऐसे ही हम रोना रोते रहेंगे। अच्छा इनाम, आपका अब सिल्वर मेडल तो हो गया, कॉमनवेल्थ में 2 मरतबा आपने गोल्ड भी लिया। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? और जिस तरह आपने जिक्र किया कि इन तमाम चीज़ों का तो जिक्र किया, आप इसको लीड करेंगे? क्या आप समझते हैं कि आप तमाम रेसलर्स को जमा करें और जाएं वज़ीर आज़म के पास, जाएं वज़ीर आला पंजाब के पास, सदर के पास, कि भाई हम देखें बग़ैर फैसिलिटीज़ के हम जो है वो सिल्वर, ब्रॉन्ज़ और गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, तो आप हमें थोड़ी सी फैसिलिटी दें ताकि पाकिस्तान का नाम जो है रोशन और गोल्ड मेडल मिले। तो आप इसकी लीड को, इसकी सरबराही करेंगे? देखें, सरबराही तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। हम तो मेडल जीतते हैं तो ये हमारी सरबराही ही है। और इसके अलावा अगर हम एक नॉर्मल तरीके से जाएंगे टाइम लेने के लिए, तो शायद हमारे जो वजीर आजम है या वजीर आला है, उनकी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स नहीं है। आप क्यों टाइम लेंगे? आप लोगों ने मेडल जीता, आपको बुला के उनको ऑनर करना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए। देखें, जाहिर बात है कि हमें बुलाकर ऑनर करना चाहिए, या हमारे जो स्पोर्ट्स इदारे हैं उनको लेके जाना चाहिए। तो मेन जो चीज है वो तो ट्रेनिंग है। जिस चीज को हम रो रहे हैं, हम जाए, उनसे मुलाकात हो या ना हो, ये एक बात की चीज है। लेकिन जो हमें अभी नजर आ गया ना, 9-10 ये नजर आ गया, 5 रेसलर नजर आ गए, शिजर नजर आ गया, हमें अरशद नदीम नजर आ गया, हमें महूर नजर आ गई। इस तरह से जो खिलाड़ी टैलेंटेड है, इनको ट्रेनिंग कराई जाए। कितना हार्ड एंड फास्ट रूल है, कोई वजीर आजम के पास जाने की जरूरत नहीं, वजीर आला के पास जाने की जरूरत नहीं, इनको ट्रेनिंग कराने की जरूरत है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज भी अगर हम टारगेट करें, तो आगे ओलंपिक्स आ रहा है, आगे वर्ल्ड के इवेंट आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड बीच पर इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। वर्ल्ड बीच गेम्स अनाउंस हो गई हैं और बहुत सारे दीगर इवेंट हैं तो जिन पे पार्टिसिपेट करना, जो अभी इंशाल्लाह करना है, जहां पर खेलना है मुल्क के लिए। तो अगर ट्रेनिंग होगी तो इंशाल्लाह हम ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे। सर आखिर में गुजरावाला में मतलब ऑब्वियसली एक लेगेसी है आप लोग की, जैसे मैंने बताया 26 में से 21 गोल्ड मेडल आप लोगों ने जीते हुए हैं और डोमिनेंस है। आई थिंक 70+ कुछ हमारे मेडल्स हैं, 40+ जो हैं वो रेसलर्स के हैं और मेजॉरिटी जो है वो उनका ताल्लुक गुजरावाला से है। तो सर जी, गुजरावाला की मिट्टी में क्या है, क्या पहलवान लोग खाते हैं? मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम पहलवानी शुरू कर देंगे, लेकिन जस्ट लोग जानना चाहते हैं कि हरियाणा इंडिया में और गुजरावाला में पाकिस्तान में सर ऐसा क्या खास है? क्या ये बुजुर्गों से मिला है? क्या ये आपके जो तमाम जो आपके आवाज़दार थे वहां से चलता आ रहा है? राज क्या है सर इसका? देखिए, इसका राज यही है कि हमारे पास वहां पर एक जो मट्टी बड़ी जरखेज है हमारी, और वहां से पहलवानी खानदान से तल्लक रखने वाले लोग हैं, पहलवानी करने वाले लोग हैं। मैंने पहलवानी इसलिए शुरू की क्योंकि मेरे अब्बा जी करते थे, मेरे दादाजी करते थे। नूह ने वेट लिफ्टिंग इसलिए शुरू की क्योंकि उसके वालिद साहब करते थे और वो पीछे से भी वेट लिफ्टिंग घराने से तल्लक रखता है। तो ये जो घराने वाले लोग होते हैं, ये थोड़ा सा इनमें पैशन ज्यादा होता है, ये थोड़ा खपती टाइप के लोग होते हैं। जिनको सहूलियात ना मिले तो उन्होंने फिर भी यही काम करना है, जिनको सहूलियात मिले तो उन्होंने फिर भी यही काम करना है। आप देखें कि नूह दस्तगीर अपने घर में जरके और स्नैचे लगा रहा है, और मैं जो मेरे अखाड़े का हाल है बेशुमार दफा आपने दिखाया हुआ है। तो हमने तो ये काम करना ही करना है। फैसिलिटीज होगी तो ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, अदरवाइज हमने फिर भी करना ही करना है। तो फैसिलिटीज को बेहतर करने की जरूरत है। आप ये देखें कि अगर मैं पिछले 4 कॉमनवेल्थ की बात करता हूँ, 2006 में गुजरांवाला में शुजाउद्दीन मलिक ने मेडल जीता, 2010 में मैंने जीता, 2018 में मैंने जीता, अब 2022 में नूह ने गोल्ड जीता, मैंने सिल्वर जीता। पिछले 16 से 20 साल हो गए हैं कंटिन्यूअसली गुजरांवाला में मेडल आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली मेडल आ रहे हैं। तो फैसिलिटीज किधर है? किधर है अकेडमी, जो वर्ल्ड क्लास लेवल की अकेडमी हो वेट लिफ्टिंग की, किधर है? मुझे आप बताएं। अगर 2006 में शुजाउद्दीन मलिक के जीतने के बाद भी नहीं बनी तो फिर कब बनेगी? 2022 में अगर नूह के जीतने के बाद भी नहीं बनी तो कब बनेगी? अगर मैं बार बार मेडल जीत रहा हूँ गुजरांवाला में, अगर आप रेसलिंग की बात करते हैं तो बेशुमार मेडल नजर आएंगे, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि अकेडमी बना दे, अकेडमी बना दे, अकेडमी बना दे। तो बेहतर चीज ये है कि गुजरांवाला में, और ये सिर्फ गुजरांवाला की बात नहीं मैं कर रहा, जिस इलाके में जिस चीज का टैलेंट है
को वहां पर मजीद फैसिलिटेट किया जाए। गुजरांवाला में आप रेसलिंग की और वेट लिफ्टिंग की अकेडमी बनाए, उसके बाद आप अगर लियारी में चले जाते हैं तो वहां पर एक इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सिंग की अकेडमी बनाए। तो जिस इलाके में जो गेम है उसकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो फिर हमारे खिलाड़ी भी वर्ल्ड लेवल के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाम अगेन आपका, इसलिए भी शुक्रिया कि अगेन आप सब रेसलर्स ने, जितने हमारे मेडलिस्ट हैं, आप सब ने पाकिस्तान का नाम सर बुलंद किया, हमें उस मायूसी के अंधेरे से निकाला कि हम भी क्या मेडल जीत नहीं सकते, लेकिन हम जीतने में कामयाब रहे। तो इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में जो इनाम ने बातें की हैं, अल्लाह करे कि इनको सुन लिया जाए। तो जनाब इनाम बट से हम बात कर रहे थे, लेकिन एक और रेसलर जिन्होंने कल पाकिस्तान का झंडा इस पर बर्मिंघम में जो है सरबुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जमान अनवर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कल सिल्वर मेडल हासिल किया। जमान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपका भी एक दफ़ा शुक्रिया मैं अदा करूँगा कि आपने पाकिस्तान का नाम और हमें एक मेडल, एक इज़्ज़त अफजाई पूरे मुल्क की। क्या कहेंगे सर परफॉर्मेंस पर? और यकीन तौर पर ख्वाहिश तो आपकी भी थी कि गोल्ड मेडल जीतें, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सब भाइयों का जिन्होंने दुआ की। हाँ जी, उम्मीद तो थी गोल्ड की कि अपना इंशाल्लाह 100% देंगे और गोल्ड के लिए जाएंगे, लेकिन अल्लाह को मंजूर सिल्वर ही था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल जीता। आप रेसलर्स ने एक मरतबा फिर सर हमारी शान बढ़ाई है। 26 में से 21 गोल्ड मेडल, इसी तरह ओवरऑल 70+ में 40 मेडल हमारे जो है हमेशा रेसलिंग में आए हैं। तो रमान भाई क्या कहेंगे, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही, एक दूसरे की कैसे हौसला अफजाई आप करते रहे? आप हैं, तैयब हैं, इनाम तो पहले गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तो रेसलर्स ने एक दफ़ा फिर मुल्क का नाम जो है वो ऊंचा किया है और हम सबको आप पर बड़ा फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह रेसलर फैमिली ने बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे एक फाइनल में 2 ब्रॉन्ज के लिए हैं। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसलिंग फैमिली जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए भरपूर काम कर रही है और सब लोगों की दुआओं के साथ, और ये कौम की बहुत मोहब्बत है हमसे। सर जी, कौम की मोहब्बत भी है, लेकिन वो इसलिए है कि आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन कुछ मैं इनाम भाई की तरह से पूछना चाहूँगा, जमान क्या बेहतर हो सकता है हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग? और मैं सुन रहा था कि जैसे आपने भी कहा कि जी हम तो भारत के मुकाबले में इस तरह से सीधा घर में ट्रेनिंग करके, आपस में ट्रेनिंग करके आ जाते हैं। अगर थोड़ी ट्रेनिंग अच्छी और मिलती तो कितना फ़ायदा हो सकता था जमान? हाँ जी, बिल्कुल इनाम भाई ने ये बात ठीक की है। मैंने भी कल यही कहा था कि हम घर से उठकर आ जाते हैं, ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्लान होता है, सारा कुछ होता है, तो ये उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो हम स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो ट्रेनिंग कैंप दिया था, जो फैसिलिटी अवेलेबल थी, उसके मुताबिक तो हमने अपना 100% दिया ट्रेनिंग की। लेकिन इंटरनेशनल अगर ट्रेनिंग होती और इंटरनेशनल लोगों के साथ हमारा मुकाबले वगैरह पहले ट्रेनिंग सेशन हो जाते तो रिजल्ट इंशाल्लाह ताला गोल्ड के आने थे। अच्छा, भारत और पाकिस्तान की राइवलरी हर ही जो है वो स्पोर्ट्स में मौजूद है, लेकिन नीरज चोपड़ा हो या कल इसी तरह जो इनाम बट की फाइट थी भारतीय एथलीट के साथ, तो दोनों मुल्कों में एक और हाइप बनती है। तो आपकी बात हुई जैसे क्रिकेटर्स की बड़ी दोस्तियां होती हैं, जैसे नीरज चोपड़ा की और अरशद नदीम की बड़ा अच्छा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। तो पहलवान जब हरियाणा भारत से पाकिस्तान गुजरांवाला के जब एक साथ दोबारा मिलते हैं, फाइट से पहले, फाइट के दौरान, फाइट के बाद, क्या बातें होती हैं सर? जी, फ्रेंडली माहौल ही होता है, तकरीबन बातचीत करते हैं, तो यही पता चलता है उनसे कि हम कजाकिस्तान से आ रहे हैं, तो हमारे अमेरिका से वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारा तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है इतने ज़्यादा, हर कंपटीशन में हमारी टीम जा रही है, पूरी टीम जा रही है, एक टीम के साथ कोच है, 2 फिजियो, एक डॉक्टर। जी जी। तो ये सारा कुछ सुनने को मिलता है। हम तो कहते हैं कि बस हमारा गुजारा ही चल रहा है। चलिए ज़मान, आखिर में जो मैं मेन चीज़ पूछना चाहूँगा वो ये है कि जो डिपार्टमेंट बंद हुए हैं बहुत सारे खेलों के, तो नौकरियां नहीं है। ज़मान, क्या आपके पास नौकरी है? जो हमारे बाकी रेसलर्स हैं, क्या उनके पास जॉब सिक्योरिटी मौजूद है? इस मेरे प्लेटफॉर्म का डॉन न्यूज़ से आप कोई ऐसी बात जो आप हुकूमत तक पहुंचाना चाहें तो प्लीज़ कहिएगा। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। हम करते तो स्पोर्ट्स फैमिली से बैकग्राउंड है, लेकिन हमारी जो है ना बेसिक जो हम अर्निंग करते हैं वो तो हम वादा से ही लेते हैं। तो वादा ने अगर ये सारा नौकरी वाला सिलसिला खत्म हो गया तो जितनी स्पोर्ट्स अब पाकिस्तान में है तो वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब अपने रोजगार की तरफ जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ को तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ना। मैंने बल्कि ज़मान मैंने सुना है बहुत सारे ऐसे भी रेसलर या कुछ एथलीट थे जो बेचारे पे नौकरियां नहीं रही हैं डिपार्टमेंट,
तो वो दूसरे काम करने मजबूर हुए। कोई आपके नोटिस में भी ऐसी चीज़ है? जी जी जी, काफी सारे इस तरह के रैसलर हैं जो वो कह रहे हैं कि हम अपना घर का चूल्हा चलाएं कि पहलवानी करेंगे, तो पहलवानी करेंगे तो अपने ऊपर और ही खर्च करना पड़ेगा, इसलिए वो पहलवानी छोड़ गए सिर्फ इस वजह से। तो कितना कोई खर्चा आ जाता है मान, आपको चाहिए होता है एक पहलवान को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के तौर पर, उसकी डाइट भी है, ट्रेनिंग भी है, और क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं जी, पाकिस्तान में रहकर अगर तो आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं स्ट्रॉन्ग, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। हम एक दिन में तकरीबन 3,000-4,000 रुपया एक दिन में हमारा ना ओवरऑल लगाए ना तो लग जाता है, ज्यादा कम से कम। मुझे लगता है अनवर जमान भाई आप बहुत कम बता रहे हैं, 3-4 हज़ार तो अब हमारे जैसे नॉर्मल बंदे खाना खा जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल आम इससे ज़्यादा होगी यकीन तौर पर रिक्वायरमेंट भाई, अगर आप इन्हें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, लड़ना है, तो जमान भाई यकीन तौर पर अब तो महंगाई और फिर जो आप लोग की रिक्वायरमेंट है, आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड इन चीज़ों का ख्याल रखे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आपने मेरी बात की। मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मली तौर पर अगर हम एवरेज ट्रेनिंग करें, अपने घर में रहें, बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें लें, तो फिर इतना खर्चा आ जाता है जिस तरह हम करते हैं। थ्रू आउट चलना भी है ना हमने, तो अगर फैसिलिटीज मिले, इस तरह की डाइट मिले, इस तरह की ट्रेनिंग मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जितने प्लेयर आएंगे इंटरनेशनली वो सारे मेडल होंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जमान, अगेन आप सबका तमाम मेडलिस्ट का बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से पाकिस्तान का नाम हुआ और हमें भी एक वर्ल्ड स्टेज पर जो है वो अब 6 मेडल हमारे कंफर्म हो गए माशाल्लाह। अल्लाह करे शजराबाद और अर्शद नदीम भी मेडल जीतने में कामयाब रहे, तो पाकिस्तान की टैली 8 तक भी जा सकती है। पुराना दीप आज देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।